राज्यसभा चुनाव के बीच सपा को झटका, विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा। लालू के करीबी नेताओं पर ईडी की पैनी नजर, आरजेडी विधायक के घर पर मारा छापा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, राज्यपाल ने पेश किया सशक्त उत्तराखंड का विजन, धामी सरकार पटल पर रखेगी बजट। उत्तराखंड में आज से शुरू हुई बोर्ड की परीक्षाएं, 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं होंगे शामिल, सीसीटीवी से हो रही निगरानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। आज उत्तराखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को पेश करेगी। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश होने से पहले कहा, उत्तराखंड वासियों को एक अच्छा बजट मिलेगा। इसका आकार 90,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है, जिसमें सरकार का फोकस सशक्त उत्तराखंड का संकल्प रहेगा और उत्तराखंड का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर आधारित होगा। वहीं किसानों का कहना है, किसानों को डीजल, बिजली और पानी के मूल्य में छूट मिले। फसलों के उचित भाव मिलने को लेकर भी किसान इस बार धामी सरकार से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसानों को उम्मीद है सरकार से मिलने वाला सपोर्ट और बढ़ेगा। देखो, वैसे तो कोई सरकार किसान के फेवर का बजट पेश नहीं करती, लेकिन होना चाहिए। मेरी राय से जो बजट पेश होना चाहिए वो कम से कम ऐसा होना चाहिए, अब जिससे गन्ना हो, गन्ने पर हमें कुछ ऐसी सुविधा मिले, जैसा दवाई हो, खाद हो, इनकी सुविधा मिलो, गन्ने पर सब्सिडी मिलो। दूसरा, डीजल हो, अब भाव बढ़ाते रहेंगे, डीजल के बढ़ते रहेंगे, सब्सिडियों के बढ़ते रहेंगे, बजट ये पेश करो जाएंगे। और डीजल अगर महंगाई करते रहे तो हम कोई लाभ नहीं होने का। हम डीजल पर अच्छी खासी सब्सिडी दे। हमारा एक कार्ड बनाना चाहिए, किसान को डीजल पर सब्सिडी दे, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी दे, खाद और बीज पर सब्सिडी मिलो, तो किसान का कुछ भला हो सको। बिजली के बारे में सोचो, 12 वो जो बिजली हो, जैसा और प्रदेशों में बिजली माफ हो, अगर माफ ना हो तो हाफ करो है उसका, उसमें मतलब हमें कुछ सुविधा हो। बहुत चीज़ ऐसी हो जिनमें असुविधा हो रही, मंजूर करवाने जाएंगे तो उसमें इतना खर्चा आ जाएगा, किसान की हिम्मत नहीं पड़ती। वो हो, सरकारी नाली का पानी चलता है राजभाव का, उसमें ऐसा फजीदा हो रहा। ये जो गांव में नाली बनी हुई सरकारी, गांव जो हमारा काम ये है कि हम मिल में गन्ना ले जाएं तो मिल को वो गन्ना ले जाकर देंगे, गेहूँ ले जाएंगे तो सेंटर पर गेहूँ देंगे। इसलिए हमें पानी खेत की डोल पर देनी चाहिए। नाली हम खुदवाते फिरो, नाली सफाई हम करवाते फिरो, इनके चक्कर काटो जी पक्की कर दो, पक्की करने में आ रहे। तो अगर मोदी जी तक मेरी बात जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम किसान के फेवर का बजट पेश करो। हमें बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं चाह रही, हमें सब्सिडी मिलो, भाव उनका वहीं रोक दो, चाहे सब्सिडी ज़रूर मिलो, ऐसा बजट हो। तो किसान होने के नाते ये कहेंगे कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलो, उसकी फसलों के अच्छे भाव मिलो, और जो भी ये पेस्टिसाइड में खुलेआम लूट मचाई हो रही या ख़त्म हो, सरकार इसमें कोई सब्सिडी दे। और सब्सिडी इसी चीज़ पर नहीं, जो कृषि यंत्र हैं हमारे उन
बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश में 1228 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा के पहले दिन 12वीं कक्षा की हिंदी और 10वीं कक्षा की हिंदुस्तानी संगीत का पेपर हुआ। परीक्षाएं एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक परीक्षा को लेकर विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक अपने साथ पर्स और मोबाइल नहीं रख सकेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन के लिए कुल 13 मुख्य और 26 उप संकलन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें परीक्षा समाप्ति के बाद प्रतिदिन उत्तर पुस्तिकाएं एकत्र की जाएंगी और परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का एग्जाम सेंटर पर अनिवार्य रूप से पालन कराना होगा। एडमिट कार्ड के साथ सरकार द्वारा जारी आईडी ले जाना अनिवार्य है। हॉल टिकट के बिना किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। हरिद्वार के भूपतवाला में बनकर तैयार हुए नए हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। बता दें, इस क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं था, जिसके चलते लोगों को हरिद्वार जिला अस्पताल का रुख करना पड़ता था। साथ ही यहां लंबे समय से अस्पताल बनाए जाने की मांग चली आ रही है। करीब 10 करोड़ की लागत से 30 बेड वाला हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया, जिसका आज उद्घाटन किया गया और जल्द ही अस्पताल में ओपीडी शुरू की जाएगी। वहीं उद्घाटन के मौके पर हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक समेत तमाम भाजपा नेता और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। के लिए सौभाग्य की बात होगी कि उनको न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि इस चिकित्सालय एक ऐसा केंद्र बनेगा जिसमें आयुष्मान भारत से लेकर के तमाम जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं उसका प्रमुख केंद्र ये बनेगा। वैसे भी आयुष्मान भारत के तहत इस जिले में 1,44,000 से भी अधिक लोगों की जान को अभी तक बचाया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जन औषधि से लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ हरिद्वार के लोग ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज इस क्षेत्र की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक जो उनका लंबे समय का संघर्ष था उसके बाद आज ये चिकित्सालय का निर्माण ये प्रधानमंत्री के हाथों से अभी उद्घाटित हुआ है। वहीं अमृत भारत योजना के तहत रेल परियोजनाओं की सौगात में 2 करोड़ की लागत से लाल कुआं के बिंदु खत्ता रेलवे अंडरपास का वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। लाल कुआं में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरगामी सोच का नतीजा है। आज रेलवे की कई योजनाओं का कायाकल्प हो रहा है, उससे देश के साथ साथ बिंदु खत्ता वासियों को भी इस अंडरपास से लाभ मिलेगा, जो कि आने वाले दिनों में क्षेत्रवासियों को राहत देगा। कि आप लोगों को इस क्षेत्र वाले लोगों को एक अंडरपास सुविधा मिल रही है, जिससे कि यहाँ से लोगों का आना जाना सुगम होगा और उनका जो एक समय है वो बर्बाद होने से बचेगा। इसकी लागत करीब लगभग 2 करोड़ के आसपास आएगी इसकी अंडरपास की। और तब तक तो हम लोग को मई तक उम्मीद है कि मई तक हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक बन गए हैं और काम तेजी से चल रहा है। इससे होगा यहाँ की क्षेत्रीय जनता को बहुत फायदा होगा इसका, क्योंकि अभी तक गेट बंद होने पर उनको बहुत टाइम लगता था आने जाने में, तो एक रास्ता उनके लिए सुगम रास्ता हो जाएगा और इसमें हैवी मतलब भी आ जा सकते हैं, हैवी जो वैगन है वो भी इसमें जा सकते हैं, आ सकते हैं। माननीय हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से उनके लगातार बिना रुके बिना थके और केवल एक चिंता, देश की चिंता, देशवासियों की चिंता। नमस्कार,
कैसे लगातार प्रयास है ऐसी कड़ी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत का जो आज है। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये योजना हमारे इस बिंदुखत्ता क्षेत्र के लिए विशेष रूप से जनप्रिय जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए लालकुआं में हाईकोर्ट की फटकार के बाद 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दुचौड़ का शुभारंभ हो गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। गौरतलब है 30 बेड के अस्पताल की नींव 2014 में कांग्रेस शासनकाल में रखी गई थी, जिसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते अस्पताल सफेद हाथी बनकर रह गया। 9 साल बाद समाजसेवी गोविंद वल्लभ भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अस्पताल खोले जाने का आग्रह किया, जिसके बाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हुआ है, इसमें अभी 4 डॉक्टर्स की प्रेजेंट है और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ है। नर्सिंग अधिकारियों की परमानेंट ड्यूटी यहाँ पर हो गई है और डॉक्टर्स भी आ गए हैं। इसके अलावा अन्य पदों का विस्तार किया जाएगा। एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी जल्द यहाँ पे स्थापित होगी। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं चालू कर दी गई। तो एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की सुविधा होगी, डीडीपी की सुविधा होगी, 24 घंटे इमरजेंसी रहेगी व अन्य अगर स्पेशलिस्ट की जैसी नियुक्ति होती है अन्य स्पेशलिस्ट भी अस्पताल में कार्य करेंगे। ठीक है। सरकार से निवेदन है कि आपने हाईकोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, इतने डॉक्टर देंगे, इतने ये चीज़ें देंगे, उसको आप पूर्ति करें। 8 मार्च तक आपका समय है। अगर 8 मार्च तक आप नहीं करेंगे तो मैं पुनः फिर चीफ जस्टिस के पास ये यहाँ की समस्या को रखूँगा। जबकि ये 30 बेडों का है, ये एक सामान्य सा ही बच्चों को झुंझुना दिखाया गया है और इसको नियमित कीजिए और यहाँ पर स्थायी रूप से नियुक्तियाँ और जनता को अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिले। ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों को मिल करके ये बना हुआ है और यहाँ पर कम से कम 50 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें और इसके बिना तो ये हॉस्पिटल अधूरा है। ये तो खाली बच्चों को खेल झुंझुना दिखाना जैसा है, क्योंकि बिना टेक्निकल के आजकल डॉक्टर भी आगे कोई इलाज नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल का समय आ गया है, तो ये है बहुत गलत है। क्योंकि हमने इनको जिताने में जितना प्रयास किया था, लेकिन आज इनके भाव इतने बढ़ गए हैं। पीपी मोड में सारी चीज़ों को दे रहे हैं, जबकि पीपी मोड जनता के हित में नहीं है। गरीब जनता को ये डुबाना चाहते हैं, अपना पूरा करना चाहते हैं। इसमें सरकार की अनदेखी हो रही है। सरकार इसको गलत, ये नीति सबसे खराब नीति है। मैंने प्रधानमंत्री को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, लेकिन अब हमारी बात को कौन माने। हम जब सही बात कर रहे हैं कि देश को और आगे बढ़ाइए, राम राज्य की बात कर रहे हैं। राम राज्य क्या ऐसे होगा कि पीपी मोड में दे करके जो भी हॉस्पिटल है और इसमें ओपीडी चलेगी, 24/7 जो इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी। ऐसी ये एक्सरे अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है अभी फ़िलहाल। तो ओपीडी चलेगी, इमरजेंसी चलेगी और लैब की सुविधा है। चंदन वाले जो है यहाँ पर वो करेंगे और यही है फ़िलहाल। 5 लोग हैं, 5 डॉक्टर्स हैं, 5 स्टाफ नर्सेस हैं, 2 फार्मासिस्ट हैं और बाकी एक वार्ड आया है, स्वच्छता है। फिलहाल इतने ही हैं। तो इसका उद्घाटन जो है माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है। इमरजेंसी 24/7 रहेगी। 30 बेडेड हॉस्पिटल है और अभी यहाँ पर ओपीडी की सुविधा आज से शुरू कर दी गई है, क्योंकि लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका पूर्व में कर दिया गया था। तो आज इसका शुभारंभ डॉक्टरों के ज्वाइन करने के बाद आज इसका शुभारंभ किया गया है और इस क्षेत्र के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही ये कारगर ये सेवा होगी, क्योंकि हमारे पास इस 40 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी इमरजेंसी की और 24 आवर्स की सुविधा नहीं थी।
ये सुविधा यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। अभी जिन डॉक्टरों की कमी रह गई है या अन्य उपकरण जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है या अन्य जो उपकरण हैं उनको भी जल्दी से जल्दी लाकर यहाँ पर लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी। 24 घंटे की सुविधा। उत्तराखंड में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले गांव बर्फ से ढके हुए हैं। भारी बर्फबारी के कारण कई मार्ग बंद हैं और गांव का संपर्क भी कट गया है। आज और कल उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं देहरादून और अल्मोड़ा में भी हल्की बारिश हो सकती है। जनपद चमोली के तमाम डेस्टिनेशन स्थलों पर देश और दुनिया के सैलानियों का भारी संख्या में तांता लगा हुआ है। औली, लोहा, गंजवाड़ा गांव, रूपकुंड, आली बुग्याल, वेदनी बुग्याल सही कई पर्यटक स्थलों पर हर दिन सैलानी प्रफुल्लित होकर उमड़ रहे हैं, जिससे यहां के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए स्थानीय लोगों की आजीविका में भी शानदार इजाफा हो रहा है। यहाँ वाण गांव में जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं अपनी साइट देखने कल यहाँ आया था और कल शाम को वापसी होनी थी, परंतु बारिश बहुत अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण मेरे को इधर ही रुकना पड़ा और वाण गांव की साल की पहली बर्फबारी हमने देखी और शाम को तो मौसम काफ़ी ठंडा था और आज अगले दिन चारों तरफ बर्फ़ का पहाड़ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वाण गांव बड़ा ही एक अलग सा, शांत सा और यहाँ बेदनी बुग्याल जैसे ट्रैक हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं और जो नहीं आ पाते उनसे भी मेरी गुजारिश है कि यहाँ आकर देखें, इस क्षेत्र को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आकर पर्यटन बढ़ाएं और यहाँ की सुंदरता का आनंद लें। मैं कल शाम को पहुँचा। इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी बर्फ़ मिलेगी, लेकिन बिस जी के होम स्टे में रुके। शाम को हम लोग इधर बैठी आग ताप रहे थे, अचानक से हल्की हल्की स्नो गिरनी शुरू हुई और फिर गिरती चली गई और पूरी रात को ऐसे 10 बजे तक स्नो हुई। हमने तो ऐसी उम्मीद करी नहीं थी, लेकिन अब फिर यहाँ बहुत ही सुंदर हो रहा है। ऐसे चारों तरफ स्नो से कवर्ड पहाड़ है। हमने तो ऐसी उम्मीद करी नहीं थी, बट ऐसे काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है अब इधर। मैं दिल्ली से आई हूँ। हम कल शाम को यहाँ पहुँचे और हमारे आते से हल्की फुल्की बर्फ़ गिरने लग गई और रात को 10 बजे तक लगभग बर्फ़ ही गिर रही थी। हम बिस जी के होम स्टे में रुके हैं, जहाँ मतलब उन्होंने हमें इतना बढ़िया खाना खिलाया और हमारी बहुत अच्छी देखभाल की। और आज एकदम धूप खिल गई है, तो अब हम ट्रैक पे जाने वाले हैं। आपको हमारा वाण गाँव कैसा लगा? बहुत सुंदर है और काफ़ी शांत और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीस मिल रही है और बहुत अच्छा लगा यहाँ के। जी, मुझे वही जैसे टूरिस्ट लोगों को अपनापन चाहिए होता है कि जैसे आते हैं, 4 लोगों से बात करते हैं और ऐसे जैसे यहाँ पे किसी से जान पहचान ना भी हो, फिर भी किसी को भी हाँ भाई नमस्ते भाई जी, और सब प्यार से बात करते हैं। किसी से भी पूछो, कंपटीशन तो रहता ही 2 होम स्टे में, लेकिन फिर भी सब लोग ऐसा रखते हैं कि नहीं भाई सबके गेस्ट है, गाँव के गेस्ट पहले हैं फिर किसी होम स्टे के गेस्ट हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी जगहों पे आके बहुत अच्छी लगती है कि घर जैसा खाना मिलता है, घर जैसा रहने मिलता है, लोग उतना ही प्यार देते हैं, अच्छे से लेकर जाते हैं और सोचते टूरिस्ट के बारे में कि इनको भी मज़ा है। ऐसा नहीं कि बस वो आए और गए, उन्हें अच्छे से ले जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो वो बड़ी अच्छी बात है और वो लगता है इस गांव में सब लोग में है भी, सब में प्यार बड़ा है, दिल बड़ा है सबका, वो सबसे बड़ी बात है। हाँ तो भैया हम तो होम स्टे में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि होम स्टे में क्या होता है, अब जैसे कल हमें रात को खाना खाना था, हम अपन गए, आंटी मस्त अंगीठी पे वहीं पे रोटियां बना रही थी, सब्जी बनी हुई थी, हम वहीं पे बैठे, 2 बातें भी हो गई, साथ साथ वहीं पे खा भी लिया। तो ये वाली जो फील है वो कभी लॉज में आ नहीं सकती। वहाँ तो खाना कमरे में आएगा, आप खाइए सोइए, अपने से मतलब रखिए। लेकिन यहाँ क्या है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर के लोगों से ही बात करें, आपको घर का भी हाल समझ में आ रहा है। कल जैसे रात को हम डिनर कर रहे थे, अंगीठी के पास ही बैठे, यहाँ कौन सी खेती होती है, किस चीज़ की फसल होती है, ये सारी चीज़ें जानने मिली। आलू भी यहीं गांव के ही थे, तो मतलब स्वाद भी आता है खाने में वैसे अंगीठी के आसपास बैठ के में, और ये चीज़ें होम स्टे में मिल सकती है। लॉज और होटल में तो ये वाली चीज़ मिलती नहीं। तो हम तो हमेशा से ही जब भी कहीं भी जाते हैं तो होम स्टे में ही रुकते, तो अच्छा आनंद आता है इसमें। उत्तरकाशी के अर्शिल वैली के पुराली गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत और
आकर्षक ट्रैक करने के लिए बर्फबारी में अब धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस खूबसूरत ट्रैक का नाम मोनाल ट्रेल ट्रैक के नाम से प्रसिद्ध है। इस ट्रैक का नाम मोनाल ट्रेल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस ट्रैक के पगडंडियों में ट्रैक करते समय मोनाल पक्षियों के झुंड दिखाई देते हैं और इस ट्रैक के पगडंडियों में मोनाल पक्षियों की संख्या भी काफ़ी दिखाई देती है। वहीं इस ट्रैक के बर्ड वॉचिंग के शौकीन भी आनंद उठा सकते हैं। इस ट्रैक के लिए पुराली गांव से होकर किया जाता है, जिससे कि गांव वालों को होम स्टे संबंधित तमाम तरह के रोजगार करने का भी धीरे धीरे रोजगार मिल रहा है। वहीं स्थानीय युवा दीपक राणा ने बताया, कहीं ट्रैकिंग एजेंसी अब इस ट्रैक को करने के लिए पर्यटकों को लाया जा रहा है। हम मोनाल ट्रेल पे आए हैं। मोनाल ट्रेल जो कि पुराली गांव से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत इजी ट्रैक है और खासकर आजकल बहुत बढ़िया बर्फबारी हुई और काफ़ी स्नो यहाँ पे है और एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे बर्फ़ में। और ये ट्रेल में आपको काफ़ी सारे मोनाल देखने को मिलेगा। और आज जो कि मेरे साथ एक्सपीरियंस द हिमालयस टीम के साथ फ्रांस से कुछ हमारे गेस्ट आए थे। इसमें हमारे 9 फ्रांस से और एक इंडियन, जो कि इसमें टोटल 10 मेंबर्स थे और उनको ये वैली काफ़ी अच्छा लगा। हम ये वैली को प्रमोट करना चाह रहे हैं और संस्कार द स्कूल गौचर के छात्र छात्राओं ने एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के दौरान रुद्रप्रयाग जिले में विश्व प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना कर कार्तिक स्वामी के पावन दर्शन कर आशीर्वाद लिया। छात्र छात्राओं तथा स्कूल परिवार ने कार्तिक स्वामी मंदिर के इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के विषय की जानकारी जुटाई। बता दें, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं और मनोहारी हरियाली के बीच भगवान कार्तिकेय का मंदिर स्थापित है, जहां वर्ष भर दूर दूर से श्रद्धालु तथा पर्यटकों की काफी भीड़ आती है। और बहुत अच्छा व्यूज लग रहा है। लोकेशन ये देखो कि मैं क्या बोल सकता हूँ। अभी मैं अपने लाइव पेज पे भी था, फेसबुक पे मैंने बोला था कि जो पुराने गढ़वाली फोक सॉन्ग रिकॉर्ड शूट होते थे, उनकी लोकेशन कुछ बहुत अच्छी रहती थी। आज की जो फोक सॉन्ग, गढ़वाली सॉन्ग, कुमाऊनी सॉन्ग शूट हो रहे हैं, उनके लोकेशन मैं बोलता हूँ। मैंने सबसे पहले बहुत पुरानी एक शूट थी गजेंद्र भाई की, कार्तिक स्वामी का डंडा शाली क्या व्यू, क्या लोकेशन था उसमें। आज मैं देखा कि मेरा भी मन करा कि मैं बहुत जल्द अपना रिकॉर्ड करूँ। मैं पेशे से एक आर्टिस्ट हूँ, उत्तराखंडी कलाकार हूँ और बहुत जल्दी मैं एक अपनी एल्बम शूट रिकॉर्ड करके और मैंने शूट यहीं पे करूँगा। तो मेरा सभी उत्तराखंडी कलाकार भाई बंधु, सिनेमा के कलाकार जितने भी सबसे आग्रह है और आप सभी पब्लिक से आग्रह की बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आइए और अपने उत्तराखंड का ये टेंपल है, मंदिर है और इसका मनोबल मतलब टूरिस्ट पैलेस जो है इसको प्रमोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे विद्यालय के सभी छात्र यहाँ पे आए हुए हैं और सभी स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं और आज हम कार्तिक स्वामी टेम्पल, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे आए हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार आइए। जो नेचुरल ब्यूटी जो दिखती है वो हमें यहाँ पे दिखती है। तो बहुत अच्छा, एक अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। बच्चों के लिए भी अच्छा है, कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चों के जब ऐसी ट्रिप बनती हैं तो एक बॉन्डिंग बनती है और नेचुरल चीज़ें वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है, अच्छा है। आप लोग भी आइए यहाँ पे और एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे गणेश और कार्तिक में जब पृथ्वी परिक्रमा हुई थी, तो जो पहले पृथ्वी करके पहले आएगा उनको राजपाट दिया जाएगा। तो गणेश ने जो माता पिता की परिक्रमा की उनको श्रेष्ठ माना गया और कार्तिक स्वामी जी जब वापस आए तो नाराज हो गए अपने माता पिता से। उन्होंने अपना मांस अपने माँ को दे दिया और हड्डी लेके क्रॉस पर होते विराजमान हो गए। तब से जो है विराजमान बहुत। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे से जारी है। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर है। इस बीच समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया, बीजेपी चाहती है पूरा विपक्ष खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। रविदास मेहरोत्रा ने कहा
कि हो सकता है बीजेपी एक सीट पर जीत जाए। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 252 और समाजवादी पार्टी के 108 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। दिन भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। भाजपा ये चाहती है कि विपक्ष पूरा खत्म हो जाए, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन और गुंडों का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र को भाजपा की सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल लगातार खरीद फरोख्त करने का काम किया है, और जो लालची, डरपोक और ऐसे विधायक थे वो टूट गए हैं। लेकिन हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म, अन्याय का मुकाबला करने तैयार हैं, और किसी भी कीमत में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दमन जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर के विधानसभा तक और लोकसभा तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जिस तरीके से प्रशासन का, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का और गुंडों का और धनबल का इस्तेमाल करने का काम किया है, वो लोकतंत्र के लिए जो है उचित संकेत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्तर पर लोकतंत्र की हत्या करती है, विपक्ष की आवाज को खत्म करती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार जुर्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। पीएम मोदी ने वर्चुअली बदायूं में 11 अंडरपास का लोकार्पण किया। रेलवे की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य और अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान जब मीडिया ने उनके पिता स्वयं प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल किया तो बदायूं सांसद संघमित्रा भड़क गई। क्या कुछ बोली, सुनिए। जी, आज जो है ये रेलवे अंडरपुल का जो है उद्घाटन किया है, क्या है पूरा? आज इस देश के नीचे रखो आईडी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी व रेलवे मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में लगभग 554 अमृत भारत स्टेशन और लगभग 1500 से ज्यादा अंडरपास, ओवरब्रिज और रोड का शिलान्यास उद्घाटन हुआ है, जिसमें से बदायूं में भी 11 जगहों पर अंडरपास और ओवरब्रिज का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। अभी अंतरिम बजट में लगभग 157 नए अमृत भारत स्टेशन का जो निर्माण होना है, उस 157 में से एक स्टेशन हमारे बदायूं का भी है, और बहुत जल्द ही बदायूं रेलवे से जुड़ने वाला है। ये हम सबके लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद होगा, भाई अश्विनी जी का आशीर्वाद होगा, जो अमृत काल के दौरान अमृत भारत स्टेशन व बदायूं को एक सुविधा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मतलब लंबे दूरी के लिए जो बदायूं से ट्रेनें अब तक नहीं है, तो उसके लिए भी क्या रेलवे कोई व्यवस्था करेगी? निश्चित तौर पर हमने कहा कि ये हम लोगों के लिए अमृत काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और भाई अश्विनी जी का आशीर्वाद है, तो वह आशीर्वाद सिर्फ अंडरपास, ओवरब्रिज नहीं या स्टेशन नहीं, बल्कि रेलवे की सुविधा भी बदायूं को बहुत जल्द मिलने वाली है। सांसद जी, बेटी से एक सवाल था मेरा। पिताजी ने पार्टी का गठन किया है, एज ए बेटी पिताजी के लिए क्या कहेंगे आप? हमें लगता है अब आपको पिता और पुत्री से उठ करके अगले सवाल पर भी आना चाहिए। ये सवाल पिछले 2-2.5 साल से सुन के मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ, तो जब कार्य जिस चीज का हो, सवाल उस पर होना चाहिए।
अमेठी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 337 जोड़ों ने शादी के बंधन में बंध कर नए जीवन की शुरुआत की। इसमें 40 मुस्लिम जोड़े शामिल थे। एक पंडाल में मंत्री के साथ फेरे हुए और दूसरी तरफ निकाह पढ़ाए गए। शादी में दूल्हा दुल्हन के साथ उनके परिजन भी काफी खुश थे। नवदंपतियों को गृहस्थी का सम्मान और आशीर्वाद देकर विदा किया गया। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा 337 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है। मेरा अपना मानना है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जो लोग पहले कहते थे कि सरकार माई बाप, आज माई बाप का फर्ज ये सरकार निभा रही है। इसके लिए हम सब पूरे जनपद की तरफ से मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार इसी तरीके से जन उपयोगी जन हितैषी कार्य करती रहे। अध्यक्ष जी, किस किस धर्मों के यहाँ पे समूह विवाह हो रहा है? आप देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सबका साथ सबका विकास जी। खाली ये सरकार एक चीज में सख्त है कि राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी काम को पूरी कठोरता से कुचलती है और विकास सबका करती है। इन जोड़ों को क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष? मैं इनको यहाँ की लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी का भी मुझे फ़ोन आया था हम सब साथियों के लिए कि इनको मेरी तरफ से आशीर्वाद देना, और हम सब भी इनको आशीर्वाद देते हैं कि इनका जीवन सुगम हो, इनका जीवन सुंदर हो, इनके जीवन में खुशी के रंग भरें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना दी गई है उसके तहत 337 जोड़ों का यहाँ पर आज सामूहिक विवाह के तहत विवाह संस्कार संपन्न कराया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की ये योजना है और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें हमें अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, विशेष रूप से हमारे ज़िले की जो हमारी गार्जियन हैं माननीय सांसद महोदया का, हमारे माननीय विधायकगणों का, सभी का बहुत सहयोग मिला है पब्लिक को मोबिलाइज करने में। ये सभी जोड़े लगभग 35,000 रुपये से ऊपर के गिफ्ट आइटम्स इनको दिए जाएंगे और डीबीटी के थ्रू भी इनको सहायता दी जाएगी। इसमें 40 जोड़े हमारे अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, शेष सभी हमारे हिंदू धर्म के हैं। इनका अपने अपने धर्मों की रीतियों रिवाजों जो भी मार्गदर्शी सिद्धांत हैं उनके तहत विवाह संस्कार संपन्न कराया जा रहा है। और इसके नोडल के रूप में हमारे एडीएम न्यायिक साहब, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, पुलिस प्रशासन सभी ने इसमें काफ़ी मेहनत की। मीडिया के बंधुओं का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी इसकी सूचना यहाँ तक दूर दूर तक पहुँचाने में हमारी बहुत सहायता की है। धन्यवाद। देखिए, बहुत बड़ी बात है। कभी लोगों को ये सोचना पड़ता था क्या मेरी बेटी विदा होगी कि नहीं विदा होगी, हम बेटी को विदा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी महाराज को और देश के जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये डबल इंजन की सरकार ने तय कर लिया, सिद्ध कर लिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास भी। और सबके प्रयास में हमारी सभी सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाते हुए यहाँ पर उन सभी लोगों को जो पात्रता के आधार पर और जिनको ज़रूरत थी, जिन्होंने भी अपना आवेदन दिया, उन सबको 100% सर्व समाज की सभी जोड़ों को उनके विवाहोत्सव उपलक्ष्य पर बधाई भेजा। इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।